हम पढ़ रहे हैं पेपर नंबर 1 यूनिट नंबर 5 चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर का नाम है कॉम्पैक्ट नेट संहतता। तो इस सप्ताह हम चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 18 ये कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार से आपका पेपर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट सप्ताह से हम पेपर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और पेपर नंबर 1 का रिवीजन क्लास भी हम स्टार्ट करेंगे। उसमें हम पेपर नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 17। इसमें कुछ बातें आप लोगों को याद रखने हैं, नोट कर लीजिए, याद रखें। सबसे पहले आपको याद रखना है व्हाट इज ओपन कवर। ओपन कवर को हिंदी में क्या कहते हैं? विवृत आवरण। तो ओपन कवर क्या होता है? ओपन कवर क्या होता है? ओपन सेट का कलेक्शन, अ कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। तो जैसे मैं लिखता हूँ इफ, यदि मैंने लिखा x इज इक्वल टू यूनियन ऑफ जी आई और आई वेरी कर रहा है इंडेक्स सेट में। यहाँ पे कैपिटल आई क्या है? इंडेक्स सेट है, आर्बिट्री सेट है। वेयर, जहाँ इच जी आई इज एन ओपन सेट, जहाँ प्रत्येक जी आई एक विवृत समुच्चय है। ओपन सेट इन एक्स, एक्स में, जहाँ प्रत्येक जी आई एक्स में एक विवृत समुच्चय है। देन, तब द कलेक्शन, किसका कलेक्शन? ओपन सेट का जो कलेक्शन ने तैयार किया जी आई, जहां पे आई को हमने कहाँ लिया है? इंडेक्स सेट में। इज कॉल्ड एन ओपन कवर ऑफ एक्स। तो ये जो कलेक्शन है जी आई, ये कहलाता है ओपन कवर ऑफ एक्स, एस का विवृत आवरण। तो मैं इसको आपको डायग्राम से समझाता हूँ। जैसे ये हमने बोल दिया एक मैट्रिक स्पेस, इसका नाम हमने दिया एक्स। एक्स डी एक मैट्रिक स्पेस है और बहुत सारे ओपन सेट लेंगे इसके अंदर बहुत सारे ओपन सेट लेंगे और ये सब ओपन सेट जो है, जैसे ये ओपन सेट लिया, ये ओपन सेट लिया, इस प्रकार से बहुत सारे ओपन सेट लेंगे और इन सभी ओपन सेट के यूनियन से हमारा जो एक्स है वह कवर हो जाए। ये सारे ओपन सेट हैं जिसको मैंने डॉट 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 लाइन बनाया। ये सारे ओपन सेट हैं, सबके यूनियन से एक्स अगर कवर हो जाता है, ये पहला ओपन सेट G1 है, दूसरा ओपन सेट G2 है, ऐसे G3 है, GI है ना, बहुत सारे ओपन सेट है। अगर सबके यूनियन से, मतलब यूनियन ऑफ GI, मतलब G1 यूनियन G2 यूनियन G3 यूनियन G4, इस प्रकार से सभी के यूनियन से अगर एक्स कवर हो जाए, एक्स को रिप्रेजेंट किया जाए यूनियन ऑफ GI। इसका मतलब क्या समझ गए? इसका मतलब ये है कि G1 आया, फिर यूनियन G2 आया, फिर यूनियन G3 आया। इस प्रकार से जितने भी ओपन सेट है सभी का हम यूनियन करेंगे और एक्स के इक्वल आ जाए, मतलब एक्स कवर हो जाए इस यूनियन से। तो ये जो GI का कलेक्शन है ये क्या कहलाएगा? ओपन कवर कहलाएगा। मैं आपको और एक एग्जाम्पल देकर अच्छे से समझाता हूँ। जैसे मान लो हमने एक्स में 3 पॉइंट ले लिए, 1 2 3, ठीक है, और हमने मान लिया ये कोई सेट है, बी आर सेट। हमने मान लिया एक सेट है, माना एक्स एक समुच्चय है एंड हमने ओपन सेट का एक कलेक्शन तैयार किया। एक तो नल सेट लिया 5 में से इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। एक सिंगलटन सेट 1, सिंगलटन सेट 2, सिंगलटन सेट 3, 1 2 ले लिए, 1 3 ले लिए, 2 3 ले लिए, 1 2 3 ले लिए। is a collection of open sets in X। S के ओपन सेट का एक कलेक्शन हमने मान लिया है ना। तो हमने क्या माना है? X एक सेट है और ये उनके विवृत समुच्चयों का एक संग्रह है। अब देखिए, क्या इन सब का यूनियन करेंगे तो S कवर हो जाएगा? यस। अगर हम इन 3 का यूनियन करेंगे तो भी S कवर हो जाएगा। अगर मैं सारे जितने भी ओपन सेट है सबका अगर मैं यूनियन कर दूं तो क्या एस को रिप्रेजेंट किया जा सकता है? हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो कलेक्शन तैयार किया, ये कलेक्शन क्या कहलाएगा? ओपन कवर। ये कलेक्शन क्या कहलाएगा? ओपन कवर कहलाएगा। किसका? एस का। क्यों? क्योंकि एक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई, देन एक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई द union of all open
सेट्स। यहाँ पर हम देख रहे हैं जितने भी ओपन सेट हैं सबका यूनियन करेंगे तो एस कवर हो जाएगा। Thus, the collection, this collection of open sets is called an open cover of X। तो ये जो कलेक्शन ने तैयार किया है इसको हम बोलेंगे एस का एक विवृत आवरण। पढ़ रहे हैं फाइनाइट सब कवर, परिमित उप आवरण। तो इफ GI आयुर्विक्रा इंडेक्स सेट में इज एन ओपन कवर ऑफ X, हिंदी में क्या लिखोगे? यदि GI आई बिलोंग टू इंडेक्स सेट S का एक विवृत आवरण है तथा एंड X इज इक्वल टू हम लिख रहे हैं यूनियन ऑफ GI के, और के का रेंज ले लिए 1 से n, सबके यूनियन से। देखो ये इसको हमने क्या कहा है? ओपन कवर। बोले इनमें जितने भी GI है सबके यूनियन करेंगे तो S कवर हो जाएगा। क्यों कवर होगा? क्योंकि हमने GI को क्या बोला है? ओपन कवर, विवृत आवरण बोला है। अब देख रहे हैं कुछ फाइनाइट मेंबर लिए हमने, इसी ओपन कवर से कुछ फाइनाइट मेंबर लिए हैं और के का रेंज 1 से n है, तो भी S कवर हो जा रहा है। देन तब ये जो GI के है, GI के जहाँ पर आपने के का रेंज कहाँ से कहाँ लिया है? 1 2 3 एंड सो ऑन n तक। तो ये जो GI के का जो कलेक्शन है इज कॉल्ड अ फाइनाइट सब कवर ऑफ X, को X का परिमित उप आवरण कहते हैं। उप आवरण कहते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो अभी देखिए, इसके पहले मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, एक बार और समझाता हूँ। जैसे मैंने X में 3 पॉइंट ले लिए 1 2 3, तो हमने मान लिया लेट X बी अ सेट, यह कोई सेट है। और मैंने एक कलेक्शन तैयार किया था, नल सेट, फिर सिंगलटन सेट 1, सिंगलटन सेट 2, सिंगलटन सेट 3 और 1 2 1 3 2 3 1 2 3। इसको मैंने क्या कहा था? बी अ कलेक्शन ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ X। S के विवृत उपसमुच्चयों का संग्रह है। किसका उपसंग्रह है? S के विवृत उपसमुच्चयों का संग्रह है ये। तो ये जितने भी हैं सब ओपन सेट हैं, S के ओपन सबसेट्स हैं। अब इनके यूनियन से क्या S कवर होगा? यस। अगर ये सारे मेंबर का यूनियन करें तो X कवर हो जाएगा। तो ये जो कलेक्शन है ये कहलाएगा ओपन कवर ऑफ X। क्यों ओपन कवर कहलाएगा? क्योंकि इन सब का अगर हम यूनियन करें तो X कवर हो जाएगा। मतलब S को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मतलब X इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ऑल। अब मैं देख रहा हूँ कि अगर हम 3 मेंबर का ही यूनियन करें तो भी S कवर हो जाएगा। मतलब हम लिख सकते हैं हियर, यहाँ पे आप देखिए S को हम ऐसे लिख सकते हैं, सिंगलटन सेट 1 यूनियन सिंगलटन सेट 2 यूनियन सिंगलटन सेट 3। अगर इन तीनों का यूनियन करें तो भी S कवर हो जाएगा। अगर या इन दोनों का यूनियन करें तो भी S कवर हो जाएगा। इसका और इसका यूनियन कर दो तो S कवर हो जाएगा, या इसका यूनियन करो तो भी X बन जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सभी मेंबर को लेने की जरूरत नहीं है। अगर हमें S को रिप्रेजेंट करना है, इसके कुछ मेंबर को लेकर भी हम S को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? 1 2 3 जो हमने लिया है, क्योंकि इससे भी तो S कवर हो गया। इन सबके यूनियन से S कवर हो रहा है, इसी कारण इसको हमने ओपन कवर कहा। इसको हमने ओपन कवर क्यों कहा? क्योंकि इन सबके यूनियन से X कवर हो जाएगा। मतलब S को रिप्रेजेंट किया जा सकता है इन सभी के यूनियन करने से। लेकिन हम देख रहे हैं कि इन 3 मेंबर के यूनियन से भी X कवर हो रहा है। तो ये 3 मेंबर क्या कहलाएंगे? इस ओपन कवर का सब कवर कहलाएगा।
तो हम बोलेंगे 10। ये जो हमने सिंगलटा सेट 1, सिंगलटा सेट 2 और सिंगलटा 3 की बात कर रहे हैं, इज एन ओपन सब कवर, ओपन सब कवर, सब कवर ऑफ एक्स। तो इसको हम विवृत उप आवरण कहेंगे। यहाँ पे बहुत सारे ओपन सब कवर बनेंगे। इन दोनों को भी अगर हम यूनियन करें तो भी 1 2 3 आएगा, मतलब इन दोनों के यूनियन से भी एस कवर हो जाएगा, मतलब ये दोनों भी एस इसके ओपन सब कवर कहलाएंगे। या इसका और इसका यूनियन करें तो भी एस कवर हो जाएगा। तो ये दोनों मिलकर भी एस के ओपन सब कवर बनेंगे। इसका और इसका यूनियन करें तो भी एस कवर हो जाएगा। तो ये दोनों मिलकर भी एस के ओपन सब कवर बनेंगे। तो बहुत सारे ओपन सब कवर बन सकते हैं और ये पूरा का पूरा अगर हम सारे मेंबर का हम यूनियन करें तो भी एस कवर होगा। तो ये सारे मेंबर जो है वो क्या कहलाएंगे, ओपन कवर ऑफ एक्स। और इसके कुछ मेंबर हम ले लें तो क्या कहलाएगा वे, ओपन सब कवर ऑफ एक्स। पढ़ने वाले हैं कॉम्पैक्ट स्पेस, सहत समष्टि। तो क्या होता है कॉम्पैक्ट स्पेस, लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस। मान लो एक्स डी एक दूरिक समष्टि है। इफ एवरी ओपन कवर ऑफ एक्स हैज अ फाइनाइट सब कवर। क्या कहा मैंने, इफ एवरी ओपन कवर ऑफ एक्स हैज अ फाइनाइट सब कवर देन एक्स इज कॉल्ड अ कॉम्पैक्ट स्पेस। यदि एक्स का प्रत्येक विवृत आवरण एक परिमित उप आवरण रखता है तो एस को सहत समष्टि कहते हैं। तो कॉम्पैक्ट स्पेस के लिए क्या कंडीशन बताया, एवरी ओपन कवर ऑफ एक्स हैज अ फाइनाइट सब कवर। एस का प्रत्येक विवृत आवरण एक परिमित उप आवरण रखता है। या आप डेफिनेशन ऐसे याद रखिए, इफ एक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स। क्या कहा, इफ एक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाय द यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स। एस के ही ओपन सबसेट के द्वारा एस को रिप्रेजेंट करेंगे, एस के ओपन सबसेट के यूनियन के द्वारा। लेकिन वो कौन सा यूनियन है, फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट। आपको कुछ ओपन सेट मतलब फाइनाइट संख्या में ओपन सेट लेना है, उनके यूनियन से अगर आपने एस को रिप्रेजेंट कर लिया तो एस कहलाएगा कॉम्पैक्ट स्पेस। हिंदी में आप ऐसे लिखोगे, यदि एस को परिमित संख्या में विवृत समुच्चयों के संघ के रूप में व्यक्त किया जा सके तो एस को सहत समष्टि कहते हैं। तो कॉम्पैक्ट स्पेस के बारे में आप फिर से जान लीजिए, ऐसा स्पेस जिसको हम ओपन सबसेट के यूनियन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ओपन सबसेट कितने लेने हैं, फाइनाइट संख्या में। मतलब इफ एक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स। अगर फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट के यूनियन से एक्स रिप्रेजेंट हो गया तो एस कहलाएगा कॉम्पैक्ट स्पेस। ये डेफिनेशन भी आप याद रख सकते हो, ये वाला भी आपको याद रखना है, दोनों याद रखना है। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कराएंगे, पहले डेफिनेशन नोट कीजिए और जहाँ भी डाउट आता है हमसे पूछिए। आज हम पेपर नंबर 1 चैप्टर नंबर 17 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 17 का नाम है कॉम्पैक्ट स्पेस। इसको हिंदी में हम कहेंगे सहत समष्टि। सबसे पहले कॉम्पैक्ट स्पेस क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे और कुछ बातें हैं जो आप लोगों को अच्छे से जानना है। हमने लिखा है लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस। मान लो एक्स डी एक दूरिक समष्टि है। जब ये मैट्रिक स्पेस है तो मैट्रिक स्पेस की तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। इफ एवरी ओपन कवर ऑफ एक्स हैज अ फाइनाइट सब कवर। यदि एक्स का प्रत्येक ओपन कवर का मतलब ये होता है कि ओपन सेट का ऐसा कलेक्शन जिसके यूनियन से एक्स कवर हो जाए, है ना, तो उसे हम बोलेंगे ओपन कवर ऑफ एक्स। तो ओपन कवर जो है ओपन सेट का कलेक्शन होता है, एस के ओपन सबसेट का कलेक्शन होता है ये। और उन ओपन सबसेट के जो यूनियन, सबका अगर हम यूनियन करें सारे ओपन सबसेट का तो एक्स जो है कवर हो जाएगा, तो हम कहेंगे ओपन कवर ऑफ एक्स। तो कहता है एवरी ओपन कवर ऑफ एक्स हैज अ फाइनाइट सब कवर, है ना। यदि एस का प्रत्येक ओपन कवर एक फाइनाइट सब कवर रखता है देन एक्स इज कॉल्ड अ कॉम्पैक्ट स्पेस। हमने लिखा है यदि एस का प्रत्येक विवृत आवरण एक परिमित उप आवरण रखता है, कवर को हिंदी में आवरण कहेंगे, सब कवर को हिंदी में उप आवरण। तो यदि एस का प्रत्येक विवृत आवरण एक परिमित उप आवरण रखता है
तो इसको सहत समष्टि कहते हैं। कोई भी हम ओपन कवर लेंगे उसका एक फाइनाइट सब कवर होना चाहिए, मतलब एस का कोई भी हम विवृत्त आवरण लेंगे उसका एक परिमित उप आवरण होना चाहिए, तभी एक्स जो है वह सहत समष्टि कहलाएगा, मतलब कॉम्पैक्ट स्पेस कहलाएगा। एक और डेफिनेशन है कॉम्पैक्ट स्पेस का, ये भी आप याद रखिए। इफ एक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स। हमने कहा इफ एक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स देन एक्स इज कॉल्ड अ कॉम्पैक्ट स्पेस। यदि एस को परिमित संख्या में विवृत्त समुच्चयों के संघ के रूप में व्यक्त किया जा सके तो एस को सहत समष्टि कहते हैं। चलिए हमारा अच्छे से समझाते हैं इसको। एक क्वेश्चन हम करते हैं, किसी सहत दूरिक समष्टि का एक संवृत्त उप समष्टि सहत होता है। क्या लिखा है? किसी सहत दूरिक समष्टि का एक संवृत्त उप समुच्चय सहत होता है। अ क्लोज्ड सबसेट ऑफ अ कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस इज कॉम्पैक्ट। कोई भी कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस का एक क्लोज्ड सबसेट हम लेंगे वह भी कॉम्पैक्ट होता है। सबसे पहले कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस का डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, जिसको हिंदी में सहत दूरी समष्टि कहते हैं। यह भी हम आप लोग बता चुके हैं, एक बार और बता देते हैं। लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस इफ एवरी ओपन कवर ऑफ एक्स हैज अ फाइनाइट सब कवर देन एक्स इज कॉल्ड अ कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस। मान लो एक्स डी एक दूरिक समष्टि है। यदि एस का प्रत्येक विवृत्त आवरण एक परिमित उप आवरण रखता है तो एस को सहत दूरिक समष्टि कहते हैं। या आप ऐसा डेफिनेशन भी याद कर सकते हो, इफ एक्स इज कवर्ड बाई द यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स देन एक्स इज कॉल्ड अ कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस। यदि एस को परिमित संख्या में विवृत्त समुच्चयों के संघ के रूप में व्यक्त किया जा सके तो एस को सहत दूरिक समष्टि कहते हैं। हम क्वेश्चन में आते हैं। हमने मान लिया लेट एक्स डी बी अ कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस, एक्स डी को हमने सहत दूरिक समष्टि कहा, और एंड लेट वाई बी अ क्लोज्ड सबसेट ऑफ एक्स, तथा माना वाई एस का एक संवृत्त उप समुच्चय है। क्वेश्चन आप देखिए इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी कॉम्पैक्ट जो मैट्रिक स्पेस है उसका जो क्लोज्ड सबसेट होता है, संवृत्त उप समुच्चय होता है, वह भी सहत होता है, वह भी कॉम्पैक्ट होता है। तो हमने यहाँ पर एक्स डी को कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस मान लिया, सहत दूरिक समष्टि, और उसका क्लोज्ड सबसेट हमने वाई मान लिया। लेट वाई बी अ क्लोज्ड सबसेट ऑफ एक्स, वाई को हमने एस का संवृत्त उप समुच्चय कहा है। अब हमें ये बताना है कि वाई भी कॉम्पैक्ट है। ये वाई जो है ये क्लोज्ड सबसेट है एस का, है ना, और एक्स जो है वह कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस है। एक्स जो है सहत दूरिक समष्टि है और वाई एस का एक संवृत्त उप समुच्चय है। ये जो वाई है इस वाई को भी हमें कॉम्पैक्ट बताना पड़ेगा। हमें लिखा है देन वी हैव टू शो दैट वाई इज कॉम्पैक्ट, तब हमें दर्शाना है कि वाई सहत है। तो वाई को कॉम्पैक्ट बताने के लिए हमें एक ओपन कवर लेना पड़ेगा वाई का। हमने मान लिया लेट जी आई, जहाँ पे आई वेरी करा है इंडेक्स सेट में, आर्बिट्री सेट भी बोल सकते हो इसको, ये इंडेक्स सेट। तो लेट जी आई वेयर आई बिलोंग टू इंडेक्स सेट बी एन ओपन कवर ऑफ वाई। हमने मान लिया ये ओपन कवर है वाई का। ओपन कवर का मतलब ये हुआ ये सारे ओपन सेट है वाई के ओपन सबसेट्स हैं और इनके यूनियन से वाई कवर हो जाएगा। मतलब जितने भी जी आई है सबका यूनियन करेंगे ना तो वाई जो है वह कवर हो जाएगा। मतलब वाई इक्वल टू आ जाएगा यूनियन ऑफ जी आई, इस फॉर्म में आ जाएगा। अगर ऐसा आ जाए तो हम इस जी आई का जो कलेक्शन है इसे ओपन कवर कहते हैं, हिंदी में विवृत्त आवरण कहते हैं। तो जितने भी जी आई हैं सारे विवृत्त समुच्चय हैं, ओपन सेट है, और इनके यूनियन से वाई कवर हो जाएगा। मतलब वाई रिप्रेजेंट होगा यूनियन ऑफ जी आई। क्यों? क्योंकि हमने जी आई को ओपन कवर मान लिया। अब हमें ये बताना है कि ये जो ओपन कवर है हमें एक फाइनाइट सब कवर देता है। इसका मतलब ये है कि इसी ओपन कवर से कुछ फाइनाइट एलिमेंट ऐसे हों जिनके यूनियन से भी वाई कवर हो जाए।
मतलब y इज इक्वल टू यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट आ जाए। यदि ऐसा आ जाए तो आप y को बोलोगे कॉम्पैक्ट। तो अभी फिलहाल हमने y का एक ओपन कवर ले लिया है, इसे हमने ओपन कवर कहा है, y का विरुद्ध आवरण कहा है, तो y इस प्रकार से रिप्रेजेंट होगा। वी नो दैट, हम जानते हैं कि x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई यूनियन y, इन दोनों को यूनियन करेंगे x आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू आप लिख सकते हो यूनियन ऑफ जी आई, y को हमने लिख दिया यूनियन ऑफ जी आई। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ भी यूनियन है, यहाँ भी यूनियन है, यूनियन को सामने लिख दीजिए, इस प्रकार से लिख दीजिए ऐसे। ठीक है, ये यहाँ पर आप देखो एक चीज़ हम और बताते हैं आपको। ये जो y है इसको हमने क्लोज्ड सबसेट कहा है, इसका y भी क्लोज्ड सबसेट, ये ओपन सेट हुआ x माइनस वाई, क्योंकि y जो है क्लोज्ड सबसेट है s का, तो x माइनस वाई होगा ओपन सेट, y का कॉम्प्लीमेंट हुआ। ये भी ओपन सेट है, ये भी ओपन सेट का यूनियन है, तो ओपन सेट के यूनियन से x एक्सप्रेस हो जाएगा। यहाँ हमने लिखा है देखो, सिंस y इज अ क्लोज्ड सेट इन x, देयरफॉर x माइनस वाई इज एन ओपन सेट इन x। चूंकि y x में एक समृद्ध समुच्चय है, इसलिए x माइनस वाई x में विरुद्ध समुच्चय होगा। तो x माइनस वाई और जी आई ये दोनों मिलकर s को कवर कर रहे हैं। यहाँ आप देखिए x इज कवर्ड बाई यूनियन ऑफ x माइनस वाई एंड यूनियन ऑफ जी आई, इन दोनों के यूनियन से x कवर हो रहा है। ये भी ओपन सेट है, ये भी ओपन सेट है, इनके यूनियन से x कवर हो रहा है, तो ये दोनों मिलके s के ओपन कवर कहलाएंगे। तो हमने लिखा है x माइनस वाई एंड जी आई इज एन ओपन कवर ऑफ x, यह s का ओपन कवर है, मतलब x का विरुद्ध आवरण है। बट x इज कॉम्पैक्ट, किंतु x साथ है, कॉम्पैक्ट है। तो जब x कॉम्पैक्ट है तो यह जो ओपन कवर है हमें एक फाइनाइट सब कवर देगा। तो हमने लिखा है दिस ओपन कवर हैज अ फाइनाइट सब कवर ऑफ x, अतः यह विरुद्ध आवरण s का एक परिमित उप आवरण रखता है। तो इसी अब s जो है फाइनाइट मेंबर से कवर हो जा रहा है, x माइनस वाई एक ओपन सेट हुआ और यहाँ पे हमने फाइनाइट संख्या में लिया है जी आई के का रेंज 1 से n तक लिखा है। इसे अगर ओपन करें तो जी आई 1 यूनियन जी आई 2 यूनियन जी आई 3 यूनियन जी आई n तक आएगा। फाइनाइट मेंबर के यूनियन से x कवर हो जा रहा है, क्योंकि s को हमने कॉम्पैक्ट कहा है। जब x कॉम्पैक्ट है तो x कैन बी कवर्ड बाई फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स। तो x माइनस वाई और इनके यूनियन फाइनाइट यूनियन है, इनके यूनियन से x कवर हो गया। इसके पहले s को हमने ऐसे बताया था, देखो इसके पहले हमने s के बारे में कहा था x माइनस वाई यूनियन ऑफ ये आर्बिट्री यूनियन है ना। फिर हमने s के कॉम्पैक्ट होने का फायदा उठाया। जब s कॉम्पैक्ट है तो x फाइनाइट यूनियन से भी कवर हो जाएगा, मतलब फाइनाइट नंबर यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स के द्वारा भी x कवर हो जाएगा। x कैन बी कवर्ड बाई यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स, मतलब s को परिमित संख्या में ओपन सेट के यूनियन द्वारा आवृत किया जा सकता है, कवर किया जा सकता है। तो हमने s को ऐसे कवर कर लिया। देखो इसमें और इसमें अंतर है, आर्बिट्री यूनियन है, फाइनाइट यूनियन। अब इसको और इसको आप देखिए, तो ये जो y की जगह ये लिखे थे, y की जगह ये आ जाएगा। तो y इक्वल टू आ जाएगा यूनियन ऑफ k इक्वल टू 1 to n जी आई की। अब देखो y जो है फाइनाइट ओपन सेट के यूनियन से कवर हो गया, मतलब y इज कवर्ड बाई यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट। हमने लिखा है दैट y इज कवर्ड बाई द यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स। y जो है ओपन सेट परिमित संख्या में ओपन सेट विरुद्ध समुच्चयों के यूनियन द्वारा कवर हो जा रहा है, आवृत हो जा रहा है। इसका मतलब y क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। हमने लिखा है यह दर्शाता है कि y को परिमित संख्या में विरुद्ध समुच्चयों के संघ के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, हेंस y इज कॉम्पैक्ट, अतः y सहत है। इस क्वेश्चन में देखिए, किसी दूरिक समष्टि में दो सहत समुच्चयों का संघ सहत होता है। इन एनी मैट्रिक स्पेस द यूनियन ऑफ टू कॉम्पैक्ट सेट्स इज कॉम्पैक्ट। दो कॉम्पैक्ट सेट लेंगे, दोनों का यूनियन करेंगे तो भी कॉम्पैक्ट आएगा बोलता है। देखते हैं, मान लेते हैं लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस। मान लो एक्स डी एक मैट्रिक स्पेस है, दूरिक समष्टि है, एंड ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ एक्स। ए और बी एस के दो उपसमुच्चय हैं। लेट ए एंड बी आर कॉम्पैक्ट सेट्स, दो कॉम्पैक्ट सेट हैं ए और बी। मान लो ए और बी सहत उपसमुच्चय है। ठीक है, मुझे बताना है
कि कोई भी दो कॉम्पैक्ट सेट लेते हैं, उनका यूनियन करेंगे तो कॉम्पैक्ट ही आएगा। द यूनियन ऑफ टू कॉम्पैक्ट सेट्स इज कॉम्पैक्ट। दो सहत समुच्चयों का संघ सहत होता है। तो ए और बी दोनों को हमने कॉम्पैक्ट मान लिया, इन दोनों का यूनियन भी कॉम्पैक्ट होना चाहिए। अब बताइए ए कॉम्पैक्ट है तो ए कैन बी कवर्ड बाई यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स बिकॉज ए इज कॉम्पैक्ट। ए अगर कॉम्पैक्ट है तो हमने लिखा है सिंस ए इज कॉम्पैक्ट देयरफॉर ए कैन बी कवर्ड बाई द यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स। ठीक है, चूंकि ए सहत है, सहत समुच्चय है, अतः ए को परिमित संख्या में विरुद्ध समुच्चयों के संघ के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। मतलब ए को हम ऐसे एक्सप्रेस करेंगे यूनियन ऑफ जी आई के एक रेंज वन से। यहाँ पे जितने भी जी आई के हैं सारे ओपन सेट है एक्स में। ठीक है, जी आई के ही ओपन सेट इन एक्स सारे एक्स में विवृत समुच्चय हैं। अब बी के कॉम्पैक्ट होने का फायदा उठाएंगे। अभी तो ए कॉम्पैक्ट तो ए कवर हो जाएगा इस प्रकार से। अब बी के कॉम्पैक्ट होने का हम लिखते हैं तो हमने लिखा है सिंस बी इज कॉम्पैक्ट देयरफॉर बी कैन बी कवर्ड बाई यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स। चूंकि बी एक सहत समुच्चय है अतः बी को परिमित संख्या में विरुद्ध समुच्चयों के संघ के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। मतलब बी भी एक्सप्रेस हो गया ऐसे। वहाँ जी आई आ चुका था, यहाँ हम जी आई ले चुके थे, इसी कारण यहाँ एच लिख दिए। यहाँ आई ले चुके थे, आई और के ले चुके थे, इसी कारण यहाँ पर जे और पी लिख दिए। इस प्रकार से कवर हो जाएगा बी। ठीक है, यहाँ पे जितने भी एच जे पी है ये ओपन सेट है एक्स में। अब हम ए और बी दोनों का यूनियन करेंगे, मतलब इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 का यूनियन करेंगे। तो ए और बी का यूनियन करेंगे तो ए जो है यूनियन ऑफ जी आई के है और बी जो है यूनियन ऑफ एच जे पी है। इन दोनों का यूनियन हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं ये ओपन सेट है, ये भी ओपन सेट, ये भी ओपन सेट के यूनियन से ए यूनियन बी एक्सप्रेस हो रहा है। के का रेंज 1 से n है, मतलब फाइनाइट है। पी का रेंज 1 से m है, ये भी फाइनाइट है। हमने यहाँ लिखा है सिंस जी आई के एंड एच जे पी आर ओपन सेट इन एक्स एंड द यूनियन ऑफ टू ओपन सेट्स इज आल्सो एन ओपन सेट। दो ओपन सेट का जो यूनियन है वह भी ओपन सेट होता है। दस जी आई के यूनियन एच जे पी इज आल्सो एन ओपन सेट। ये भी ओपन सेट हुआ क्योंकि ये भी ओपन सेट है, ये भी ओपन सेट है, दोनों का यूनियन भी ओपन सेट होता है, तो ये भी ओपन सेट होगा। और इस ओपन सेट के फाइनाइट यूनियन से ए यूनियन बी एक्सप्रेस हो रहा है ना। देखो इसी को हमने हिंदी में भी लिखा है, हमने लिखा है चूंकि जी आई के और एच जे पी एस के विरुद्ध समुच्चय है तथा दो विरुद्ध उप समुच्चयों का संघ भी एक विरुद्ध समुच्चय होता है, अतः जी आई के यूनियन एच जे पी एक विरुद्ध समुच्चय है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ए यूनियन बी इज कवर्ड बाय द फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स। क्योंकि ये सारे ओपन सेट से बोल रहा हूँ, ये सारे विरुद्ध समुच्चय ओपन सेट है, उनके फाइनाइट यूनियन से ए यूनियन बी एक्सप्रेस हो रहा है। ठीक है, तो हमने लिखा है ए यूनियन बी इज कवर्ड बाय द यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स एंड हेंस ए यूनियन बी इज कॉम्पैक्ट। अतः समीकरण 3 से ए यूनियन बी को परिमित संख्या में विरुद्ध समुच्चयों के संघ के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, अतः ए यूनियन बी सहत है। चलिए हम आते हैं बोल्जानो वायस्ट्रास प्रॉपर्टी, जिसको शॉर्टकट में हम BWP कहते हैं। बोल्जानो वायस्ट्रास प्रॉपर्टी शॉर्टकट में हम क्या बोलेंगे, BWP। क्या होता है प्रॉपर्टी, पहले सुन लीजिए। लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस, मान लो एक्स डी एक दूरिक समष्टि है। इफ एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स हैज अ लिमिट पॉइंट इन एक्स। एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स, इसका प्रत्येक इनफाइनाइट सबसेट हैज अ लिमिट पॉइंट इन एक्स। इसका प्रत्येक इनफाइनाइट सबसेट एक्स में ही अपना लिमिट पॉइंट रखता है। देन वी से दैट एक्स हैज BWP। तब हम कहते हैं कि एक्स BWP को रखता है, बोल्जानो वायस्ट्रास प्रॉपर्टी को रखता है। एक बार फिर से मैं समझाता हूँ। यदि एस का प्रत्येक अनंत उपसमुच्चय, एस का प्रत्येक अनंत उपसमुच्चय एक्स में एक सीमा बिंदु रखता है तो हम कहते हैं कि एक्स बोल्जानो वायस्ट्रास गुणधर्म को रखता है। एक क्वेश्चन हमारे पास है, सो दैट एवरी कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस हैज BWP।
दर्शाइए कि प्रत्येक सहत दुरिक समष्टि बोल्जानो वायस्टार्क गुणधर्म को रखता है। प्रत्येक सहत दुरिक समष्टि, एवरी कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस हैज BWP, बोल्जानो वायस्टार्क गुणधर्म को रखता है। हमने मान लिया लेट XD भी एक कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस, मान लो XD एक सहत दुरिक समष्टि है, ऐसा हमने मान लिया। अब हमें बताना है ये जो X है वह BWP को रखता है। X हैज BWP, X बोल्जानो वायस्टार्क गुणधर्म को रखता है, ये हम साबित करेंगे। We have to prove that X हैज BWP, हमें सिद्ध करना है कि X बोल्जानो वायस्टार्क गुणधर्म को रखता है। याद रखना हमने S को कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस मान लिया है, मतलब इसको हमने सहत दुरिक समष्टि कहा है। सपोज इफ पॉसिबल X हैज नो BWP, यदि संभव हो तो माना X बोल्जानो वायस्टार्क गुणधर्म को नहीं रखता है। इसका मतलब ये हुआ कि S का यह इनफाइनाइट सबसेट अपना लिमिट पॉइंट X में नहीं रखेगा, क्योंकि अगर X बोल्जानो वायस्टार्क गुणधर्म को रखता, बोल्जानो वायस्टार्क प्रॉपर्टी को रखता, तो हम कहते हैं कि S का प्रत्येक इनफाइनाइट सबसेट, एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ X हैज ए लिमिट पॉइंट इन X, अगर वह BWP को रखता तब, है ना, अगर वो बोल्जानो वायस्टार्क गुणधर्म को रखता है तब हम क्या बोलते हैं कि एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ X हैज अ लिमिट पॉइंट इन X। लेकिन यहाँ हमने कहा है कि X हैज नो BWP, X बोल्जानो वायस्टार्क गुणधर्म को नहीं रखता है। इसका मतलब ये हुआ कि देन देयर एग्जिस्ट एन इनफाइनाइट सबसेट A ऑफ X, एक इनफाइनाइट सबसेट A इस प्रकार है कि सच दैट इट हैज नो लिमिट पॉइंट इन X, वह X में अपना लिमिट पॉइंट नहीं रखता है। ठीक है, A इनफाइनाइट सबसेट है S का, लेकिन A जो है अपना लिमिट पॉइंट X में नहीं रखता है, इट हैज नो लिमिट पॉइंट इन X। ठीक है, X के एक अनंत उपसमुच्चय A का अस्तित्व इस प्रकार है, इस प्रकार होगा कि यह X में सीमा बिंदु नहीं रखता है। ऐसा हमने क्यों कहा? क्योंकि यहाँ हमने लिखा है X हैज नो BWP, X बोल्जानो वायस्टार्क गुणधर्म को नहीं रखता है, इसी कारण लिखा। लेट X बिलोंग टू कैपिटल X, X कोई पॉइंट है कैपिटल X में, देन X इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ A। ठीक है, हमने क्या कहा है कि A जो है वह उपसमुच्चय S का सबसेट तो है, लेकिन यह जो A है वह अपना सीमा बिंदु X में नहीं रखता है। ये X अगर कैपिटल S का पॉइंट है, यह A का लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता, यह A का सीमा बिंदु नहीं हो सकता, क्योंकि कैपिटल S का पॉइंट है। और हमने यहाँ लिखा है कैपिटल X में सीमा बिंदु नहीं रखता है। ये जो A है वह X में अपना लिमिट पॉइंट नहीं रखता है, A हैज नो लिमिट पॉइंट इन X, ये A का लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। हमने लिखा है देन X इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ A। ठीक है, मतलब X A का सीमा बिंदु नहीं है। अगर लिमिट पॉइंट नहीं है तो S को सेंटर मानकर, R को रेडियस मानकर अगर हम एक ओपन स्फीयर बनाते हैं, उनका A के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो इक्वल टू फाई आएगा। अगर लिमिट पॉइंट होता तो नॉट इक्वल टू फाई आता, लेकिन आपने कहा है X इज नॉट अ लिमिट पॉइंट, X लिमिट पॉइंट नहीं है, इसका मतलब SRX और A का इंटरसेक्शन इज इक्वल टू फाई आएगा। ये लिमिट पॉइंट के डेफिनेशन से आता है, सीमा बिंदु की परिभाषा से। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हमने एक कलेक्शन तैयार किया C, जिसमें इस प्रकार के ओपन स्फीयर को लिया है SRX को। ये ओपन कवर है, S का हमने मान लिया, S का ये ओपन कवर है, मतलब इनके यूनियन से X कवर हो जाएगा। लेकिन X को कॉम्पैक्ट है, X इज कॉम्पैक्ट, तो ये जो ओपन कवर है एक फाइनाइट सब कवर देगा, देन देयरफॉर C हैज अ फाइनाइट सब कवर ऑफ X। हमने एक ओपन कवर लिया C, हमने मान लिया लेट, माना C जो है S का एक ओपन कवर है, S का एक विवृत्त आवरण है, लेकिन X कॉम्पैक्ट है, चूंकि X सहत समष्टि है, देयरफॉर C हैज अ फाइनाइट सब कवर ऑफ X, इसलिए C S के लिए एक परिमित उप आवरण रखता है। मतलब X जो है इस प्रकार से फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन स्फीयर के यूनियन द्वारा कवर हो जाएगा। X इज इक्वल टू यूनियन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n और SRXI, इस प्रकार से वो साइड A का इंटरसेक्शन कर दिए, यहाँ यूनियन को बाहर कर दिए, इस प्रकार से लिखिए, इसी को ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका वैल्यू तो फाई है, आपको पता है A इंटरसेक्शन SRX फाई है, इक्वेशन नंबर 1 आप देखिए, A SRX इंटरसेक्शन A फाई है इक्वेशन नंबर 1 से। तो यहाँ पर आप देखिए ये तो फाई हो गया, फाई का यूनियन करेंगे फाई आएगा।
ए इंटरसेक्शन एक्स, ये फाई आ रहा है, ए इंटरसेक्शन एस के लिए ए ही आएगा, क्योंकि ए एस का ही सबसेट है। ए और एस का इंटरसेक्शन करेंगे तो ए ही मिलेगा हमें जी, है ना। ए तो एस का ही सबसेट है ना, तो ए और एस का जब इंटरसेक्शन करेंगे तो ए ही आएगा, तो ए इक्वल टू फाई आ गया, जो कि कंट्राडिक्शन है, विरोध है। ए का वैल्यू फाई आ गया। इसका मतलब ये हुआ एक सहज BWP एक से बोल जाना वास्ता गुणधर्म को रखता है। ये मैं आप लोगों को समझाया था, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता ये कैसे होता है। चलिए एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं थोड़ा सा। मान लो एक्स में 3 पॉइंट है 1 2 3 और ए में 2 पॉइंट है 1 2, तो ए एस का सबसेट हुआ। अब ए और एक्स का हम इंटरसेक्शन करते हैं, ए इंटरसेक्शन एक्स, तो दोनों में 1 2 कॉमन है, तो पूरा ए आ जाएगा। मतलब ए इंटरसेक्शन एस करेंगे तो ए आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ए एस का सबसेट है तो ए और एस का इंटरसेक्शन करने से ए ही आता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर एस का सबसेट है तो ए और एस का इंटरसेक्शन करेंगे तो ए ही आएगा। मैं एक क्वेश्चन करता हूं। किसी द्विरीय समष्टि का एक सहत उपसमुच्चय संवृत्त और परिबद्ध होता है। अ कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ एनी मैट्रिक स्पेस इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। एक कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस ले लेंगे। चलिए हम मान लिया लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस, एक्स डी एक द्विरीय समष्टि है, और हमने मान लिया ए एस का सबसेट है, बी कॉम्पैक्ट या सहत है, ए जो है वह कॉम्पैक्ट है, सहत है। अब यहाँ पे लिखा है किसी द्विरीय समष्टि का सहत उपसमुच्चय संवृत्त और परिबद्ध होता है। यहाँ पर ए को हमने क्या कहा है, सहत कहा है, मतलब कॉम्पैक्ट कहा है। अ कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ एनी मैट्रिक स्पेस, एक्स हमारा मैट्रिक स्पेस है और ए जो है वह कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट सबसेट है ना, कॉम्पैक्ट सबसेट है एस का। इस ए को हमें बताना पड़ेगा क्लोज्ड एंड बाउंडेड, मतलब इस ए को हमें बताना पड़ेगा परिबद्ध और संवृत्त, ठीक है। चलिए, सिंस ए इज कॉम्पैक्ट इट फॉलोज दैट एवरी सीक्वेंस ऑफ ए हैज अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। क्योंकि ए कॉम्पैक्ट है तो ए का कोई भी हम सीक्वेंस लें वह एक कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस रखेगा। चूंकि ए सहत है इसलिए ए का प्रत्येक अनुक्रम एक अभिसारी उप अनुक्रम रखता है। हमने मान लिया लेट एक्स एन बी आर सीक्वेंस ऑफ ए, एक्स एन जो है ए का एक अनुक्रम है, तो यह एक कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस हमें देगा। हम लिख रहे ये जो सीक्वेंस है हमने लिखा है देन द सीक्वेंस एक्स एन हैज अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, एक्स एन के नाम दे दिए, एक्स एन के किसी न किसी पॉइंट पे कन्वर्ज होगा। हमने मान लिया वो एक्स पे कन्वर्ज होता है, एक्स बिलोंग करता है ए में। क्यों? क्योंकि ए कॉम्पैक्ट है तो ए का जो सीक्वेंस है वह एक कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस देगा। तो ये ए का सीक्वेंस ये है एक्स एन, तो उसका कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस ये है और ये एक्स पे कन्वर्ज हो रहा है, एक्स बिलोंग करेगा, ठीक है। ये क्यों आ रहा है? ए के कॉम्पैक्ट होने के कारण। मैं एक बार फिर से समझाता हूँ आपको। यहाँ पे लिखा है सिंस ए इज कॉम्पैक्ट, चूंकि ए सहत है, इट फॉलोज दैट एवरी सीक्वेंस ऑफ ए हैज अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, इसलिए ए का प्रत्येक अनुक्रम एक अभिसारी उप अनुक्रम रखता है। कोई भी अनुक्रम लेंगे ए का ना, वह एक अभिसारी उप अनुक्रम रखता है। ये सीक्वेंस है ए का, हमने मान लिया एक्स एन बी ए सीक्वेंस ऑफ ए, और इसी सीक्वेंस का ये सब सीक्वेंस है। और जो अभी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है ना, कन्वर्ज होगा ये कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस का अभिसारी उप अनुक्रम, तो कहीं ना कहीं अभिसारित होगा, एक्स पर अभिसारित हो रहा है। तो ये जो एक्स है ये इसका लिमिट पॉइंट हुआ, इस सब सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट हुआ एक्स। वह लिमिट पॉइंट कहाँ बिलोंग कर रहा है? ए में। तो हम बोलेंगे दिस शोज दैट ए कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट। यह दर्शाता है कि ए अपने सभी सीमा बिंदुओं को रखता है। तो ए अपने सीमा बिंदु को रखता है, इसका मतलब ए क्या कहलाएगा? क्लोज्ड। क्लियरली ए इज क्लोज्ड, अतः ए संवृत्त है। ए को हमने क्लोज्ड बता दिया। नाउ वी शैल शो दैट ए इज बाउंडेड। अब हम दर्शाएंगे कि ए परिबद्ध है, बाउंडेड प्रूव करेंगे। सपोज इफ पॉसिबल ए इज अनबाउंडेड। यदि संभव हो तो माना ए अपरिबद्ध है, ये बाउंडेड नहीं है, ऐसे मान लेते हैं। एक पॉइंट लेते हैं x1 ए में, चूंकि ए अपरिबद्ध है, अनबाउंडेड है, इसी का एक पॉइंट दूसरा पॉइंट आएगा x2 ए में, इस प्रकार से कि x1 और x2 का जो डिस्टेंस है वो 1 से ग्रेटर होगा। क्यों? क्योंकि आपने ए को क्या बोला है? अपरिबद्ध बोला है, अनबाउंडेड बोला है। गलत सपोज किया, आपको ए को बाउंडेड प्रूफ करना था,
लेकिन आपने लिखा है सपोज इफ पॉसिबल ए इज अनबाउंडेड, आपने ए को अनबाउंडेड मान लिया, अपरिबद्ध मान लिया है। जब ए को अनबाउंडेड हमने मान लिया, अपरिबद्ध मान लिया है, तो ए के अंदर अगर 2 पॉइंट लेते हैं x1 x2 तो दोनों का डिस्टेंस 1 से ग्रेटर होगा। इस प्रकार से हम चुनाव करें। हमने लिखा है चूंकि ए अपरिबद्ध है अतः हम x2 बिलोंग टू ए का चुनाव इस प्रकार कर सकते हैं कि x1 और x2 का जो डिस्टेंस है 1 से ग्रेटर हो, है ना। सिंस ए इज अनबाउंडेड देयरफॉर वी कैन चूज एन एलिमेंट x2 बिलोंग टू ए सच दैट डिस्टेंस ऑफ x1 x2 ग्रेटर देन 1। इस प्रक्रिया को जारी रखने पर हम ए का एक अनुक्रम xn इस प्रकार प्राप्त करेंगे कि डिस्टेंस ऑफ xm xn या ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है, कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस वी गेट अ सीक्वेंस xn ऑफ ए सच दैट डिस्टेंस ऑफ xn xn ग्रेटर देन 1। अगर एप्सिलॉन को 1 से छोटा ले लिया जाए तो डिस्टेंस ऑफ xm xn ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ जाएगा, अगर एप्सिलॉन की वैल्यू 1 से छोटा लिया जाए तो ये ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो सीक्वेंस है वह कौची सीक्वेंस नहीं है। चलिए, तो हमने लिखा है यह दर्शाता है कि अनुक्रम xn एक कौची अनुक्रम नहीं है। दिस शोज दैट दिस सीक्वेंस xn इज नॉट अ कौची सीक्वेंस। कौची सीक्वेंस कब होता? जब ये लेस देन एप्सिलॉन आता, ये क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन आता तब वो कौची सीक्वेंस होता, क्योंकि ये ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ रहा है। तो आप क्या बोलोगे? दिस शोज दैट द सीक्वेंस xn इज नॉट अ कौची सीक्वेंस। यह दर्शाता है कि अनुक्रम xn एक कौची अनुक्रम नहीं है, अतः यह अभिसारी उप अनुक्रम नहीं रखेगा। जब कौची सीक्वेंस नहीं है तो अभिसारी उप अनुक्रम नहीं रखेगा, है ना। एंड हैंस इट हैज नो कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। जब एक कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस नहीं रखेगा मतलब एक कॉम्पैक्ट है, इसका विरोध हो रहा है, यह ए के साथ होने का विरोध करता है। दिस कंट्राडिक्ट द कॉम्पैक्टनेस ऑफ ए को आपने कॉम्पैक्ट का उसका विरोध हो रहा है। ये विरोध इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने यहाँ पर ए को अनबाउंडेड मान लिया था, इसी कारण विरोध आ रहा है। तो आप लिखोगे क्लियरली ए इज बाउंडेड, स्पष्ट है कि ए परिबद्ध है। ठीक है, चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ एप्सिलॉन नेट के बारे में। एप्सिलॉन नेट क्या होता है ये आप जानिए। लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस। एक्स डी एक द्विरीय समष्टि है, मान लो एक्स डी एक द्विरीय समष्टि है, एक्स डी बी मैट्रिक स्पेस, तथा मान लो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 दिया गया है। एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, एक एप्सिलॉन की वैल्यू आपको दिया गया है। अ सबसेट ए, ओ एस का सबसेट है ना, सबसेट ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स, एक एप्सिलॉन नेट कहलाता है यदि इस ए को आप, ए जो है एस का सबसेट है, इसको आप एप्सिलॉन नेट कहोगे यदि ए को सेंटर मानकर, स्मॉल ए कैपिटल ए का ही पॉइंट है, इसको इस कैपिटल ए के एक पॉइंट को सेंटर लेकर एप्सिलॉन को रेडियस लेकर हम स्फीयर बनाते हैं, ओपन स्फीयर, उनके यूनियन से एक्स कवर हो जाना चाहिए। मतलब एक्स इज इक्वल टू यूनियन ऑफ एस एप्सिलॉन ए आना चाहिए। एप्सिलॉन रेडियस है, त्रिज्या है, और ए सेंटर है, और ए जो पॉइंट है वो इसी कैपिटल ए से लिया गया है। मतलब कैपिटल ए से पॉइंट लेंगे सेंटर, और हम स्मॉल रेडियस लेंगे एप्सिलॉन, और ओपन स्फीयर बनाते जाएंगे और सबका यूनियन करेंगे तो एस कवर होना चाहिए। यदि ऐसा हो जाए तो ये जो कैपिटल ए है, इस कैपिटल ए को हम एप्सिलॉन नेट कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? एप्सिलॉन नेट। एक होता है टोटली बाउंडेड स्पेस, संपूर्णतया परिबद्ध समष्टि। लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस, एक्स इज कॉल्ड अ टोटली बाउंडेड मैट्रिक स्पेस इफ देयर इज अ फाइनाइट एप्सिलॉन नेट। एक फाइनाइट एप्सिलॉन नेट हमारे पास एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब x इज इक्वल टू यूनियन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n s एप्सिलॉन xi। ये ओपन स्फीयर है जिसका सेंटर xi है, रेडियस एप्सिलॉन है, ये फाइनाइट संख्या में है, इनके यूनियन से x अगर कवर हो जा रहा है तो हम s को बोल देंगे टोटली बाउंडेड स्पेस, संपूर्णतया परिबद्ध अनुक्रम। ठीक है, यहाँ पर एक्स डी एक द्विरीय समष्टि है, मैट्रिक स्पेस है। एस को संपूर्णतया परिबद्ध समष्टि आप तभी कहोगे जब हमारे पास एक एप्सिलॉन नेट ए इस प्रकार से होगा, ये फाइनाइट होगा लेकिन, है ना, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होंगे, इस प्रकार से होगा कि एक्स इज इक्वल टू यूनियन ऑफ एस एप्सिलॉन एस आई। ये विवृत्त गोलक है, मतलब ओपन स्फीयर है, उनके यूनियन से एक्स कवर हो जाए। एक क्वेश्चन हम करते हैं। एक बाउंडेड स्पेस भी होता है जिसको हम बोलते हैं परिबद्ध समष्टि। अगर एस का जो डायमीटर है फाइनाइट है, लेस देन इन्फिनिटी मतलब फाइनाइट,
अगर एस का डायमीटर फाइनाइट आता है देन एक्स इज कॉल्ड बाउंडेड स्पेस। ठीक है, यदि डायमीटर ऑफ एक्स इज फाइनाइट देन तो एस को परिबद्ध समष्टि कहते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें लिखते हैं प्रत्येक संपूर्णतया परिबद्ध समष्टि परिबद्ध होता है। एवरी टोटली बाउंडेड मैट्रिक स्पेस इज बाउंडेड। लेट एक्स डी बी आ टोटली बाउंडेड मैट्रिक स्पेस। हमने मान लो एक्स डी एक संपूर्णतया परिबद्ध दूरिक समष्टि है। एंड लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, तथा माना एप्सिलॉन एक पॉजिटिव संख्या है, दिया गया है। क्योंकि हमने एक्स डी को टोटली बाउंडेड मैट्रिक स्पेस कहा है तो यहाँ पर देयर एग्जिस्ट ऑफ फाइनाइट एप्सिलॉन नेट, फाइनाइट एप्सिलॉन नेट एग्जिस्ट करेगा इस प्रकार से कि एक्स को हम इस प्रकार से एक्सप्रेस करेंगे। ये टोटली बाउंडेड मैट्रिक स्पेस का डेफिनेशन है। संपूर्णतः परिबद्ध दूरिक समष्टि की परिभाषा से आए ये लाइन आ गया। अब हमें इसका डायमीटर निकालना है। तो जब इसका डायमीटर निकालेंगे तो इसका डायमीटर निकालना पड़ेगा, एस इक्वल टू इतना है। इनका हम डायमीटर निकाल रहे हैं तो इसका जो डायमीटर है वो 2 एप्सिलॉन आएगा। और यहाँ पर यूनियन है तो 2 एप्सिलॉन एन टाइम प्लस करेंगे तो 2n एप्सिलॉन आ जाएगा। सबके डायमीटर को प्लस करेंगे तो इसका डायमीटर निकल जाएगा, है ना। एक एक का डायमीटर जो है, डायमीटर मतलब व्यास है ना, एक एक का डायमीटर, क्योंकि इसका रेडियस एप्सिलॉन है ना तो डायमीटर 2 एप्सिलॉन आएगा एक एक गोले का। लेकिन टोटल इसमें n गोले आएंगे, सबका यूनियन करना है। i इक्वल टू 1 से n है ना, तो n गोले का यूनियन करना है। तो n गोले का डायमीटर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2n एप्सिलॉन हो जाएगा, है ना। क्योंकि एक एक गोले का डायमीटर जो है, मतलब एक एक स्फीयर का जो डायमीटर है, व्यास है, वह 2 एप्सिलॉन होगा। तो टोटल 2n एप्सिलॉन, तो ये 2n एप्सिलॉन अधिकतम होगा, 2 एप्सिलॉन से छोटा भी हो सकता है। तो डायमीटर ऑफ एक्स लेस देन 2 एप्सिलॉन आएगा, या इक्वल टू हो सकता है, मतलब फाइनाइट आ गया। एक्स का डायमीटर फाइनाइट आया, इसका मतलब एक्स इज बाउंडेड, एक्स परिबद्ध है।